सबसे पहले आज जो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा वो इस एग्ज़ाम अर्थात जो फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में है कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो कॉपी पेन आप निकाल लेना। आज के सत्र में मैं आपको क्या बताऊंगा, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में मैं चर्चा करूंगा, सिलेबस में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के बारे में चर्चा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स को क्या कर सकें, ले। सबसे पहले कि आज सत्र के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा हमको समझना है। ठीक है, मैं एज इट इज़ आरपीएससी का जो विज्ञप्ति आती है, जो सेक्शन आता है, उसका क्या है सत्र लेके आया। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको अगर अपन देखें तो आपका जो सेकंड पेपर है, कौन सा पेपर है, सेकंड, ये सेकंड पेपर जो है करीब करीब ऐसे मान के चलो आपके कितने घंटे का, 3 घंटे का। कितने घंटे का होने वाला है, 3 घंटे का। अब इस 3 घंटे में एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, इसमें आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट पूछने के साथ अगर आप देखोगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग, इन सब पे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इन 3 घंटे के पेपर में करीब करीब 30 क्वेश्चन, करीब करीब कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ये वो है जो ज्योग्राफी के क्या है, अलावा है। ठीक है, तब आप कहोगे सर इस 3 घंटे के पेपर में टोटल अगर हम 150 क्वेश्चन देखते हैं तो उसके अंदर 120 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के पूछेंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, साइकोलॉजी, पेडागोगी, इनसे होगा। ये 30 क्वेश्चन होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वाला जो पार्ट है, या आप ये कह सकते हो कि पेडागोगी वाला जो भाग है उससे जो। अब ये 30 क्वेश्चन के लिए मैं नहीं आऊँगा, मेरे अलावा अतिरिक्त सर आएंगे, वो इसको पूरा सेशन को क्या करेंगे, कवर कराएंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन का मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसका मतलब हो गया कि 60 नंबर का ये क्या है, सेक्शन है। ठीक है, ठीक, इसमें जनरली स्टूडेंट अगर अच्छे से क्लास को अटेंड करता है, अच्छी एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की बुक्स और रेफरेंस बुक्स को पढ़ता है, तो 30 में से 25 क्वेश्चन आराम से कर आता है। पर हवा में रहता है, समझता नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है, और ये सोचता है कि साहब मेरे को सब कुछ आता है, और गुरुजन की बात नहीं मानता है, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। तब 30 में से ऐसे मान के चलो वो 10-15 क्वेश्चन पे ही अटक जाता है, और इसका रोल है, क्योंकि ओवरऑल मेरिट में इसका रोल आएगा। ठीक है, तो एक सेक्शन तो ये हो गया। बात समझ में आ गई कि आपको वैसे साइकोलॉजी वाला जो पार्ट हो गया वो एक तरह से 30 क्वेश्चन का 60 नंबर का हो गया। 150 में से 30 क्वेश्चन गए, अब बच गए 120 क्वेश्चन। अब जो 120 क्वेश्चन है उसको एग्जामिनर किस तरह से पूछना चाहता है, तो एग्जामिनर ने कहा कि 12वीं तक का सेक्शन, 12वीं तक के टॉपिक, यूजी अर्थात स्नातक स्तर तक के टॉपिक, और पीजी का मतलब हो गया स्नातकोत्तर तक के टॉपिक, इन 3 सेक्टर में उन्होंने क्या है, बांटा है। मज़ेदार चीज़ क्या है, अगर 30 क्वेश्चन इसमें चले गए, 120 क्वेश्चन इसमें रह गए, तो ये जो 120 क्वेश्चन वाला सेक्शन है, कितने क्वेश्चन वाला सेक्शन, 120, उसमें एक पार्ट है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी, में सीधा सा लिख देता हूँ 12वीं तक की पढ़ाई। ठीक है, एक है यूजी ग्रेजुएशन तक की, यूजी तक की पढ़ाई, और एक है पीजी तक की पढ़ाई। अब मज़ेदार चीज़ पता है क्या, इन तीनों सेक्शन से आपके 120 क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन, 100, हर क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। ठीक, तो ये जो 3 सेक्शन है, इन 3 सेक्शन को इसने 3 भाग में बांटा है, 120 है। अब मज़ेदार चीज़ बताऊं, 55 क्वेश्चन तो 12th लेवल से, 55 क्वेश्चन कौन से लेवल से, 12th लेवल तक जाएंगे, 12वीं तक के लेवल से। तो आपको सर अगर 12वीं तक के लेवल को अच्छे से पढ़ ले तो 55 क्वेश्चन तो हमारे बिल्कुल थाली में आ रहे हैं, और थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर हो जाए तो आपके 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन जो हैं वो किससे आ जाएंगे, आपके यूजी स्नातक स्तर के आ जाएंगे। तो आपको सर 120 में से 110 तो इन दोनों पे आ गए, केवल 10 क्वेश्चन, केवल 10 क्वेश्चन ही किससे आएंगे, पीजी लेवल के। मतलब जो सबसे टफेस्ट सेक्शन है, जो सबसे बड़ा सेक्शन है, उस सेक्शन से जिस लेवल पे थोड़ा सा दिमाग को हमको क्या करना होता है, जोड़ देना होता है, उससे केवल 10 ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कहे सर ये चीज़ आपने अच्छी से बता दी कि साहब हमारे कौन कौन से, हमारे 12वीं तक का 55 क्वेश्चन,
ग्रेजुएशन तक के 55 क्वेश्चन और आपके साथ पीजी लेवल के 10 क्वेश्चन। इस तरह से 120 क्वेश्चन बटे हुए हैं और साइकोलॉजी के 30, कुल मिला के हो गए 150 इंटू 2 मतलब 300 नंबर। और 300 नंबर के जो आस्पेक्ट है 150 क्वेश्चन जो है 3 घंटे में हमको क्या है करने। कितने घंटे में करने हैं? 3 घंटे। तो आपको सर अगर क्वेश्चन वाइज देखें तो हमारे पास टोटल 180 मिनट होंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। भाई 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे के 120 मिनट और 3 घंटे के कितने हो गए? 180 मिनट। तो 180 मिनट में हमको 150 क्वेश्चन करना है। तो इसका मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास करीब करीब 1.25 से 1.5 मिनट का ही टाइम रहेगा। मान लो किसी क्वेश्चन को देखते फटाफट कर दिया, 2 ही सेकंड में कर दिया, और किसी क्वेश्चन को पढ़ने में तो एक एवरेज मान के चलो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.5 मिनट, 1.5 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 से 1.25 मिनट ही आपके पास क्या है टाइम मिल पाएगा। बात समझ में आ गई? पहलू अच्छे से समझ में आ गया आपको? तो पहली चीज़ तो यही है कि ये जो सेकंड पेपर है कुल कितने नंबर का होने वाला है? 300 नंबर का। कितने क्वेश्चंस के होने वाले हैं? 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ज्योग्राफी के 120 क्वेश्चन होंगे और साहब साइकोलॉजी के जो होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे। हमारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि साइकोलॉजी को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 30 में से 25 क्वेश्चन कर आते हैं। और ज्योग्राफी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 120 में से 115 से 118 क्वेश्चन कर आता है बच्चा। 115 तो कर ही देता है। तो 115 और 25 अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो करीब करीब ऐसे मान के चलो 140 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। अब 140 को मल्टीप्लाई 2 कर लो, अर्थात 280 नंबर तक आप ला सकते हो सेकंड पेपर में। जी के फर्स्ट पेपर अलग है, उसकी कहानी आपको पता ही है ना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। तब आप कहोगे सर इसका मतलब अब हमें बेसिक से, अब जैसे मकान बनाते हैं ना, तो मकान में क्या करते हैं? पहले नींव बनाते हैं, पहले आपके मकान की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद पेंट लाइट वगैरह होती है और एसी वगैरह सब आखिरी में लगते हैं, ठीक है। तो पीजी सबसे आखिरी में और फिर यूजी उससे पहले, और उससे पहले कौन सा? 12th लेवल। तो 12th लेवल की हम क्या करेंगे? तैयारी करेंगे, ठीक है। तब आप कहोगे सर क्या आप हमको सिलेबस भी बता दोगे? बिल्कुल, मैं इसी सीक्वेंस में 12th में क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपके ग्रेजुएशन में क्या क्या टॉपिक है और पीजी में क्या टॉपिक है, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं आपको कोशिश करूँगा ये भी बताऊँ कि कौन कौन सी बुक्स वगैरह हमको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ठीक। तो सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं और सिलेबस के अंदर सबसे पहले जो पार्ट है वो ले लेते हैं 12th लेवल का, ठीक है। मैं जानबूझ के इंग्लिश का ये चार्ट लेके आया हूँ। क्यों? आप कहोगे सर हम तो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदी वाले चार्ट में क्या होता है मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। वो ट्रांसलेट करके बताते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाता। इसलिए इंग्लिश का मैं सेशन लेके आया हूँ और उस सेशन के वर्ड्स को मैं ही ट्रांसलेट करूँगा और उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ। एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप सब कौन? आप सब बनोगे लेक्चरर। ये आप हो, क्या हो? लेक्चरर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याख्याता, ठीक है। तो आप कहोगे सर हम व्याख्याता बनेंगे? बिल्कुल व्याख्याता बनोगे, आप शिक्षक नहीं बनोगे, व्याख्याता बनोगे। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो शिक्षक नहीं बनोगे? देखो शिक्षक जो होता है ना, टीचर जो है वो 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। जो रीट के पास करके 3rd ग्रेड के टीचर हैं, 2nd ग्रेड के टीचर हैं, वो टीचर हैं, वो टीच करते हैं। टीच करने का मतलब क्या होता है? टीच करने का मतलब होता है कि जो पहलू उसको लिखवा देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। व्याख्या कौन करता है? व्याख्या वो करता है या व्याख्याता कौन कहलाता है? जो उस चीज़ की एक एक बारीकी को क्या करे, बतलाए। तो व्याख्याता टीचर से थोड़ा सा अंतर होता है, ये बेसिक अंतर है, ये मैंने नहीं किया, ये सिस्टम है कि भाई 11th 12th में अगर कोई बच्चे को पढ़ाना है तो वो क्या व्याख्या, तो उसकी सैलरी भी क्या होती है? ज़्यादा, क्योंकि उसका काम ही क्या है? पहलुओं की व्याख्या करना, उसको समझाना हो। जैसे अभी मैं आया और आके मैंने सबसे पहले आपके पेपर को समझाया तो मैंने आपकी उसकी व्याख्या करी है, पूरी चीज़ समझाया, क्या उद्देश्य है, क्या है, कैसे, किस तरह से, ठीक है। तो इसलिए आपको कई जगह टॉपिक में फैक्ट के साथ कंसेप्ट को भी क्या है पढ़ना है। चूँकि आप व्याख्याता बनना चाहते हो, तो व्याख्याता बनना चाहते हो तो सबसे पहले वो क्या चाहता है आपसे? सबसे पहले वो चाहता है कि आप कहाँ पर निवास करते हो। तो आप कहोगे सर हम पृथ्वी पर क्या करते हैं? निवास करते हैं, ठीक है। तो वो पृथ्वी से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी जो है इससे जुड़ी हुई जानकारी, ब्लू प्लैनेट,
इसके बारे में जानकारी चाहेगा। वो क्या चाहेगा? वो कहेगा कि साहब ये जो पृथ्वी है इसको बताओ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताओ, पृथ्वी पे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सब बताओ। ठीक है, पृथ्वी के सतह के बारे में क्या करो, चट्टानों के बारे में उल्लेख करो। फिर पृथ्वी के चारों ओर क्या भी है? वायुमंडल। भाई पृथ्वी के चारों ओर कौन भी है? वायुमंडल। तो एग्जामिनर कहेगा कि साहब हमको किसके बारे में बताओ? ये पृथ्वी के चारों ओर जो क्षेत्र है उसकी भी क्या करो? चर्चा करो। इस वायुमंडल से जुड़ी पहलुओं के बारे में बताओ, वायुमंडल। ठीक है, और फिर वायुमंडल से जुड़े पहलू में पवने क्या है, वायुदाब क्या है, इन सब की चर्चा करने के साथ साथ हमें ये भी बताओ कि सतह के ऊपर भी जल उपस्थित है, अर्थात महासागरीय पहलू है। सतह के ऊपर भी क्या है? महाद्वीप है और महासागर है। तो साहब आप हमके जलीय भाग, महासागर से जुड़े हुए पहलुओं का अध्ययन करो कि भाई पृथ्वी पर सतह भी बताओ, आंतरिक भाग भी बताओ, वायुमंडल भी बताओ, और साहब पृथ्वी पर जो महासागरीय स्वरूप है उसका भी क्या करो, उनसे जुड़ी पहलुएं, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, तरंगे क्या होती है, बेसिक चीज़ों के साथ समझाते हुए ज्वार भाटा किसे कहते हैं, इन सब पहलुओं पर भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ओवरऑल वो हमसे क्या करेगा? वो ओवरऑल हमसे पृथ्वी के प्राकृतिक पहलुओं को, पृथ्वी कैसे बनी, किस रूप में है, उसके बारे में चर्चा। फिर पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी के सतह के ऊपर उपस्थित पहलुओं की चर्चा, वायुमंडल की चर्चा और जलमंडल की चर्चा करता है, प्राकृतिक। ठीक है, जब ये चर्चा हो जाती है, जब ये पहलू वो पूछ लेता है आपसे, ये सब जानकारी ले लेता है, तो इसी पृथ्वी के ऊपर हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भागों को देखते हैं। उसी में एक भाग है हमारा कौन? भारत। कौन है? भारतीय भूभाग। आप कहोगे हाँ साहब इसी पृथ्वी पे हमारा भारतीय भूभाग है। तो एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर कहता है कि साहब अब इस भारतीय भूभाग के बारे में हमको बताओ, इसके प्राकृतिक पहलुओं के बारे में बताओ, प्राकृतिक पहलुओं के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में बताओ, संसाधन, खनिज वगैरह, इन सब के बारे में चर्चा करो। तो भारत के स्वरूप के, भारत के भौतिक पहलू के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है। भाई पृथ्वी बड़ा घर हो गया हमारा, उससे छोटा घर कौन सा हो गया? भारत। फिर एग्जामिनर कहता है कि साहब भारत में भी आप कहाँ रहते हो? हम कहेंगे साहब हम राजस्थान में रहते हैं। तो फिर कहेगा कि नहीं साहब अब मुझे भारत के साथ साथ किसके बारे में भी बताओ? राजस्थान के बारे में भी चर्चा करो। इस छोटे हिस्से पे जो भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है उसके बारे में क्या करो? चर्चा करो। वो फिर उसके बारे में, उसके भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, जलवायु, मृदा से लेकर आपके जो वनस्पति, वो सब के बारे में पूछता है। तो फिर आप कहोगे सर इसका मतलब वो सबसे पहले पृथ्वी के बारे में पूछना चाहता है, फिर भारत के बारे में पूछना चाहता है, और फिर किसके बारे में पूछना चाहता है? राजस्थान के बारे में। ठीक है, अब सब जब इनके प्राकृतिक स्वरूपों का अध्ययन हो गया, इनके प्राकृतिक पहलू जो स्वतः ही विकसित हुए, उनका जब अध्ययन हो गया, तब यहाँ के रहने वाले लोगों पे क्वेश्चन पूछता है, चाहे विश्व के हो, चाहे भारत के हो, चाहे राजस्थान, अर्थात जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और जब ये जनसंख्या है और मानव है, ये जो काम कर रहे हैं, तो इनकी आर्थिक गतिविधियों पे क्वेश्चन पूछता है कि साहब यहाँ पर रहने वाले लोग कर क्या रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, अर्थात आर्थिक पहलुओं का वो अध्ययन करने के लिए पूछता है। इन्हीं को सरल रूप के अंदर हम भूगोल के अंदर क्या कह देते हैं? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल प्राकृतिक स्वरूप है। अब वो भौतिक भूगोल विश्व का भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, राजस्थान का भी हो सकता है। और जो आर्थिक भूगोल या मानव भूगोल है, मानव भूगोल का ही भाग है कौन सा? आर्थिक भूगोल। तो उस मानव भूगोल में जनसंख्या, चाहे विश्व की, भारत की और आपके राजस्थान की, उनसे जुड़े पहलू, जैसे लिंगानुपात क्या है, वृद्धि दर क्या है, आपके प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन, जनसंख्या से जुड़े पहलू वो पूछता है। और फिर वो जो लोग हैं, मानव है, चाहे विश्व में, चाहे भारत और राजस्थान, क्या कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करता है। और उनके बारे में चर्चा है मतलब आर्थिक पहलुओं पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इन सब के साथ साथ वो क्या भी चाहता है एग्जामिनर कि साहब भूगोल में मानचित्र बनाते हैं तो कार्टोग्राफी, वो सब चीज़, और भूगोल में कौन सी चीज़ कब कैसे विकसित हुई, कब कैसे पढ़नी है, अर्थात भौगोलिक विचारों का हमको क्या करना है? अध्ययन। इस रूप में मोटा मोटा ये सेक्शन है, जिसका थोड़ा भाग 12th तक, कुछ भाग ग्रेजुएशन में
और कुछ भाग किसमें अध्ययन किया जाता है, आपके पीजी लेवल पर अध्ययन किया जाता है। पीजी लेवल में उसकी थोड़ी विशेषताओं का थोड़ा सा डिटेल में क्या हो जाता है, अध्ययन। तो आप कहोगे सर इसको अगर ओवरऑल एक चार्ट से समझे, तो चार्ट के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले चाहे हमारे पहला सेक्शन कौन सा, प्राकृतिक रूप। अब इस प्राकृतिक रूप में हमारे भौतिक स्वरूप भी कह सकते हैं हम, भौतिक रूप में पर्वत, पठार, मैदान, इन सब चीज़ों का अध्ययन, और भौतिक स्वरूप में विश्व के बारे में जानकारी, भारत के बारे में जानकारी, और किसके बारे में जानकारी, राजस्थान के बारे में जानकारी एग्जामिनर पूछना चाहता है। फिर साहब दूसरा पहलू कौन सा पूछना चाहता है, वो पूछना चाहता है मानव के बारे में, ठीक है, मानव, जनसंख्या, ये सब, ठीक है। ये सब तीनों लेवल पर, तीनों लेवल पे मतलब विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में इसका पहलू, भारत के संदर्भ में इसका पहलू, और राजस्थान के संदर्भ में इसका पहलू पढ़ना होता है, ठीक है। और मानव जो काम कर रहे हैं अर्थात आर्थिक कार्य, आर्थिक गतिविधियां। अब आप कहोगे सर आर्थिक मतलब कृषि, उद्योग, परिवहन, ये सब चीज़ें, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार वगैरह, ये सब, इनको भी विश्व के संदर्भ में, देन भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में पूछता है, ठीक है। जिसमें ये जो दोनों पहलू हैं मानव आर्थिक, ये मानव भूगोल कहलाता है और ये भौतिक भूगोल कहलाता है। ये कौन सा भूगोल कहलाता है, भौतिक भूगोल, जो प्राकृतिक रूप में विकसित हुआ है। इन सब के अलावा आपको मानचित्र बनाना पड़ता है, तो मानचित्र कला, कार्टोग्राफी के बारे में कि कैसे मानचित्र बनाना है, किस प्रकार से हमको क्या करना है, डिग्री शीट बनानी है, मापनी क्या होनी चाहिए, प्रक्षेप क्या होने चाहिए, इनके बारे में चर्चा करता है। भाई ज्योग्राफी है तो मानचित्र तो जरूरी है, ठीक है। और फिर उसके साथ विचार, थॉट, विचार, भूगोल में विचार, प्राचीन काल में क्या विचार थे भूगोल को लेकर, कौन भूगोल का पिता कहलाता है, किसने सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया, आधुनिक समय में हमबोल्ट, रिटर, रेडजल से लेकर कैसे कैसे विद्वानों ने भूगोल के विचारों को क्या किया, विकसित किया, ये सब हमारा एक ओवरऑल आइडिया आपको बताया, ठीक है। इन्हीं पूरी चीज़ों को एग्जामिनर 12वीं स्तर तक, ग्रेजुएशन स्तर तक और पीजी स्तर तक पूछता है, ठीक है। तब आप कहोगे सर क्या आप हमको 12वीं स्तर और इन सब में इन सब के पहलू बताएंगे, बिल्कुल। जैसे भौतिक के अंदर, भौतिक पहलू में 12वीं स्तर पर वो क्या पूछता है, ठीक है। आप चाहो तो नोट डाउन भी क्या है कर सकते हो, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो कि 12वीं स्तर तक, 12th लेवल तक क्या पढ़ना होता है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, 12th लेवल, ठीक है। तो 12th लेवल में वो जनरल क्या जानना चाहता है हमसे, तो 12th लेवल में वो जनरल ये जानना चाहता है विश्व के बारे में कि साहब हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ बताओ, कैसे पृथ्वी का आंतरिक भाग है, क्रस्ट मेंटल कोर क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी है, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के स्रोतों के रूप में भी हमको थोड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। उसी में पृथ्वी की उत्पत्ति का भी एक मत आ जाता है, इसलिए पृथ्वी कैसे बनी वो भी थोड़ा सा हल्का सा अध्ययन करना होता है। बात समझ में आ गई आपको। पहला पॉइंट कौन सा हो गया 12th लेवल में, भौतिक पहलू में, मतलब 12th में सबसे पहले प्राकृतिक में विश्व के संदर्भ में पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब पृथ्वी के ऊपर आ गए, सतह पर आते हैं तो चट्टानें, कुछ आग्नेय चट्टानें हैं, कुछ अवसादी चट्टानें हैं, कुछ परतदार चट्टानें हैं, कुछ रूपांतरित हैं। भाई सतह के ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर पूछ रहा है। ग्रेनाइट कौन होता है, बेसाल्ट किस में होता है, कौन सिलिका ज़्यादा होता है, किस में क्या होता है, उनका जो रूपांतरण होता है, चट्टानें बदल जाती है, तो उनके ऊपर वो चर्चा करना चाहता, ठीक है। आंतरिक पॉइंट लिख लिया, आंतरिक संरचना। दूसरा कौन सा हो गया आपके, चट्टानें। तीसरा है भूकंप एवं ज्वालामुखी, भूकंप एवं ज्वालामुखी, क्योंकि सतह स्थिर नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक है, सतह इधर से उधर क्या करती है, गमन करती है, उसकी वजह से भूकंप भी आता है और नीचे से मैग्मा, धूल, राख के साथ बाहर आ जाता है, तो ज्वालामुखी। तो पृथ्वी के आंतरिक पहलू से ही जुड़ा हुआ है। हो सकता है अभी मैं आपको चर्चा करूँ, आपको सिलेबस याद ही हो जाए, तो आप हो सकता है आप कह सकते हो हाँ सर याद हो गया। पहला पॉइंट तो क्या हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पृथ्वी पर चट्टानें। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, भूकंप और ज्वालामुखी। और जब ये भूकंप ज्वालामुखी, तो पता है पृथ्वी की सतह एक अंडे के कवर की तरह, पर उसको ऐसे मानो जैसे कि कोई संतरे का छिलका।
अब संतरे का छिलका छील दिया और उसको वापस उसको सेट कर दिया, ऐसे कई टुकड़े हैं पृथ्वी के ऊपरी परत के, उसी को हम प्लेट विवर्तन या प्लेट टेक्टोनिक भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो जानकारी हो गई भौतिक पहलू की। कौन से पहलू की? भौतिक पहलू की, मतलब जो पृथ्वी की सतह से जुड़े होगा। ठीक, अब 12th में वो चाहता है कि पृथ्वी की इतनी ही जानकारी हमको दो। ठीक है, अब इसके ऊपर हमको किसके बारे में बताओ? वायुमंडल के बारे में। तो फिर इसके ऊपर वो वायुमंडल के बारे में क्या करता है? चर्चा करता है। तो वो कहता है कि साहब वायुमंडल के बारे में पवनों के कार्य है ना, रनिंग वाटर और ग्लेशियर्स, इन सबको बताओ। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह को घिसने का काम करते हैं। इनको बहिर्जात बल की श्रेणी में क्या है रखा है? ये कहने को तो जियोमॉर्फोलॉजी या स्थलीय विज्ञान से ही क्या है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो पृथ्वी की सतह से ही जुड़े हुए पार्ट है। अब प्रॉपरली वायुमंडल में आना है तो कहानी चेंज हो जाएगी। क्यों? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, कैसे ये वायुमंडल दिखता है, कौन सी गैसों से बना है, जलवाष्प क्या है, उसका क्या रोल है, और साहब इसमें कौन कौन सी परतें दिखाई देती है, वो पूछता है। फिर वायुमंडल में क्या पूछता है? इंसोलेशन, सौर्य तप। ये सेकंड ग्रेड में भी आपके क्या है, पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, उसमें भी काम में आएगा। अगर आप मान लो फर्स्ट ग्रेड के साथ सेकंड ग्रेड में दे रहे हो, सब्जेक्ट दे रहे हो, तो उसमें भी काम में आ सकता है। फिर उसके साथ क्या पूछता है? इंसोलेशन के साथ हीट बजट, फिर मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, खासकर कोपेन के जलवायु प्रदेश को आधार मानते हुए विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में वो क्या करता है? प्रश्न पूछता है अपन से। बात समझ में आ गई? तो आप कहोगे सर सतह पर क्या पूछ रहा है? पृथ्वी की सतह से जुड़े पहलू में आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तन। ठीक है, आप कहो तो मैं यहाँ हिंदी में लिख भी देता हूँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, चट्टानें, देन भूकंप एवं ज्वालामुखी, देन प्लेट विवर्तन, देन पवन के कार्य, पवन के साथ मैं ये भी लिख लेता हूँ, पवन आपके नदी, ये अपर्दन है, हिमानी के अपर्दन कार्य। ये तो पृथ्वी की सतह का जानकारी हो गई। ठीक है, वायुमंडल में क्या पूछना चाहता है? वायुमंडल में पूछना चाहता है संगठन, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, फिर सूर्य तप, फिर ऊष्मा बजट, फिर क्या पूछना चाहता है? मुख्य जलवायु प्रदेश, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश। ठीक है, तब आप कहोगे सर वायुमंडल में उसने इस प्रकार से हमसे पूछ लिया। पर एग्जामिनर और भी तगड़ा है, वो कहे नहीं साहब पृथ्वी और वायुमंडल नहीं पूछूं मैं, मुझे तो महासागर के बारे में बताओ। तो फिर हमको महासागर के बारे में चर्चा करनी होगी। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? रिलीफ फीचर ऑफ ओशन, मतलब सागर तल के उच्चावच। ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर पानी के अंदर जाते हैं तो महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, ढाल क्या है, उभार क्या है, सागर नितल क्या है, गर्त क्या होता है। तो सागर के पानी के नीचे की स्थलाकृतियों को भी हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या पूछता है वो कहता है कि महासागर की लवणता बताओ, पानी खारा है तो क्यों है। फिर ज्वार बताओ, ज्वार भाटा, और महासागरीय जो धाराएं हैं, ठंडी जलधारा, उष्ण जलधारा, उनका विकास क्यों होता है, कहाँ कहाँ चलती है, वो सब बताओ। तो एक तरह से पृथ्वी भौतिक स्वरूप में पृथ्वी के बारे में वो पूछता है। कहानी समझ में आई? ये 12th लेवल में। कौन से लेवल में है? 12th लेवल में। 12th लेवल में क्या क्या चीज़ हो गई? आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी।
आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, उसके अलावा प्लेट विवर्तन और नदी जल, पवन और हिमानी के अपर्दन के कार्य। वायुमंडल में जाए तो संगठन संरचना, इसके बारे में कैसे कौन कौन सी परतें हैं वो पूछता है। वायुदाब पेटियाँ क्या पूछता है, सॉरी वायुदाब, इंसोलेशन और हीट बजट, सूर्य तप और हीट बजट, और जलवायु प्रदेश विश्व के। वायुदाब पेटियाँ नेक्स्ट लेवल पे, मतलब जब ग्रेजुएशन पे जाते हैं तब वो पूछता है, ठीक है। और महासागर में नितल के उच्चावच, नितल के उच्चावच के साथ लवणता, ज्वार, और ज्वार के साथ आपके क्या पूछता है, महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो जब ये विश्व के बारे में पूछ लिया, वायुमंडल, पानी, सतह पे पूछ लिया, तब एग्जामिनर थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आता है। नेक्स्ट लेवल पे क्या कहता है, नेक्स्ट लेवल पे कहता है कि विश्व के साथ साथ मुझे भारत के बारे में भी बताओ, भारत के बारे में जानो, भारत के भौतिक प्रदेश बताओ, तो भारत की अवस्थिति बताओ, ठीक है। जलवायु, वनस्पति, मृदा के बारे में उल्लेख करो, ठीक है। भारत के भौतिक स्वरूप को बताने के साथ भारत के लोगों, मतलब जनसंख्या के बारे में उल्लेख करो, वितरण वगैरह, ठीक है। फिर कृषि, खनिज, लोहा, इस्पात उद्योग, आर्थिक कार्यों के बारे में बताओ, और उसके अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड हो गया, भूकंप, ज्वाला, मतलब आपके बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, इन सब के बारे में चर्चा करो। और आपके जो वर्तमान में प्रदूषण वगैरह सतत विकास है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। इस तरह से वो भारत के बारे में पूछता है। तो आपको सर विश्व के पूछता है, भारत का भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान। पर उन्होंने राजस्थान को 12वीं में ना रख के किसमें, ग्रेजुएशन में क्या किया है, शामिल किया। राजस्थान वाला पहलू वो ग्रेजुएशन में पूछता है, राजस्थान के बारे में। ये बड़ा मज़ेदार है। इसका मतलब थोड़ा सा लेवल राजस्थान को अपर करके पढ़ना पड़ेगा, हल्का करके हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो फिर आप कहोगे सर इसको भी हमको मेंशन करवा दो कि भारत में क्या पूछता है। भारत में हमें पूछता है अवस्थिति, 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 देन भौतिक, भौतिक विभाजन, देन जलवायु, देन वनस्पति, मृदा। ये तो भौतिक पहलू पूछ लिए। फिर जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। यहाँ लिख देता हूं, जनसंख्या क्या क्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। कैसे भारत में लोग हैं, कहाँ रहते हैं, किस तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सब पूछता है, ठीक है। फिर वो क्या पूछता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। वैसे डिजास्टर नीचे कर देना चाहिए, बाढ़, सूखा, भूस्खलन। तो आपदा के बारे में पूछता है। और क्यों पूछता है आपदा के बारे में, क्योंकि मानव जिस तरह से अत्यधिक दोहन कर रहा है, जिस तरह से पृथ्वी को ऐसे मान के चलता है कि मानव के अलावा कोई है ही नहीं, तो ऐसे में प्रश्न पूछना क्या है, लाजमी है, ठीक है। तो आपके आपदा में कौन, बाढ़, क्यों आती है बाढ़, सूखा, सूखा, अकाल वगैरह बहुत पूछता है। जैसे छपनिया अकाल पे कई बार क्वेश्चन पूछा है। ऐसे द्विकाल क्या होता है, त्रिकाल क्या होता है, ऐसे कई बार। राजस्थान तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है अकाल से, ठीक है। और फिर साहब भूस्खलन, भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब पर्वतीय भागों में लगातार हम वनस्पति को काटे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, जमीन भरभरा के क्या करती है, नीचे आ जाती है, वो भूस्खलन का, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख फसलें, खनिज, लोहा, इस्पात उद्योग। अब देखो ये आर्थिक काम हो गए, लोग बाग क्या कर रहे हैं, आर्थिक काम। जैसे मैंने कहा ना आपको कि वो क्या करता है कि साहब प्राकृतिक रूप में जैसे भौतिक विश्व का पूछ लिया, फिर प्राकृतिक किसका पूछ लेगा, भारत का, और फिर साहब क्या भी पूछेगा, आर्थिक, कौन क्या कर रहा है। अब जैसे भारत में है तो भारत का आर्थिक, ऐसे विश्व का भी आर्थिक पूछता है, ठीक है। तो अब आपके सूती वस्त्र उद्योग, पर्यावरण, प्रदूषण और सतत विकास, ये पूछता है। तो कौन कौन, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, देन खनिज, भारत के मेन खनिज पूछता है,
खनिज के अलावा लोहा इस्पात उद्योग, सारे उद्योग नहीं, बस लोहा इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ये पूछता है। देन आपके पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण पूछता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये सब पूछता है। और सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास का मतलब है कि साहब वर्तमान लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके, पर आगे आने भविष्य के लोगों के लिए भी संसाधन बचे रह सके, ये भारत में पूछ लेगा। पर 12वीं लेवल पे केवल ये नहीं है कि विश्व के बारे में भौतिक पूछ लिया या भारत के बारे में भौतिक पूछ लिया। वो क्या भी चाहता है 12वीं लेवल पे, वो चाहता है कि 12वीं लेवल पर आप मानव भूगोल के बारे में भी चर्चा करो कि भाई मानव भूगोल क्या है, मतलब ये जो दूसरा पहलू है, ठीक है, मानव भूगोल की बेसिक अवधारणा, इसकी परिभाषा, विचारधारा को भी क्या है समझाओ। तो हमको क्या भी समझाना पड़ेगा, मानव भूगोल की परिभाषा, इसका क्षेत्र और इसके सिद्धांत, कौन कौन से मानव भूगोल के सिद्धांत, ठीक है, क्यों मानव भूगोल बढ़ा। और ये स्वाभाविक है, पहले क्या होता था कि भूगोल के नाम पे केवल प्राकृतिक चीज़ों का ही अध्ययन होता था। हम पर्वतीय भाग, हम कौन सा क्षेत्र, हम पढ़ लेते थे वायुमंडल, जलमंडल ये पढ़ लेते थे। पर सब पृथ्वी पर अब मानव बहुत महत्वपूर्ण हो गया और मानव के साथ मानव के कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो गए। तो भूगोल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। शिफ्ट कैसे हो गया कि पहले पर्वत पठार वगैरह इन सब पे भूकंप वगैरह पूछता था, अब उसने कहा कि साहब ये जो मानव काम जो कर रहा है, मानव जो कार्य कर रहा है, इस मानव के कार्य इसको लेकर जो भूगोल है उसका अध्ययन करो। क्योंकि भूगोल क्या है, भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है और पृथ्वी तल के ऊपर जो कुछ भी है, मानव हो प्राकृतिक हो, उन सबका ही हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो इसलिए मानव भूगोल आया। और मानव भूगोल को विकसित करने में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का, जर्मन भूगोलवेताओं का काफ़ी बड़ा क्या है, कहा जाता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी फेब्रे से लेकर विडाल डी ला ब्लास के द्वारा क्या की गई, विकसित की गई। उसमें फिर अमेरिकन भूगोलवेताओं का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा, वो भी सब पढ़ेंगे। तो वो आपसे मानव भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र, सिद्धांत, इनके बारे में पूछता है। फिर वो कहता है कि साहब मानव भूगोल की परिभाषा तो आ गई समझ में, सब हो गया, तो मानव के कार्य बताओ। तो प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्य ये सब पूछता है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनी, चतुर्थक, एक पंचम कार्य भी है वो पूछता है। जैसे कृषि वगैरह है, प्राथमिक में आ गया, पशुपालन, विनिर्माण उद्योग द्वितीयक है, परिवहन वगैरह ये सब तृतीयक कार्य, सेवा क्षेत्र ऐसे पूछता है। तो उनका वर्गीकरण और विश्व के संदर्भ में थोड़ा सा पूछता है कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपके प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, तृतीयक, चतुर्थक, ऐसे एक पंचम भी पढ़ लेंगे अपन। चतुर्थक वैसे तो इसने 4 ही ले रखे हैं, पर पंचम भी, व्हाइट कॉलर जॉब है, पढ़ सकते हैं अपन उसमें, ठीक है। फिर उसके साथ ये ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये एक तरह से तृतीयक कार्य का ही भाग है। ये जो तृतीयक कार्य ना, उसमें ही परिवहन, संचार और व्यापार, ये सब तृतीयक कार्य का ही भाग है, ठीक है। फिर साहब डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट कंसर्न, ये ह्यूमन डेवलपमेंट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मानव के ऊपर आ जाता है कि साहब विश्व के अंदर ये जो मानव भूगोल है, तो उसके अंदर विश्व की जनसंख्या भी हमको बताओ। जैसे भारत में जनसंख्या है, ऐसे विश्व में वृद्धि, विकास वगैरह, तो उनके बारे में पूछता है। मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड तो किसके अंदर आ गया, आपके तृतीयक कार्य में आ गया, जिसको हम क्या कह देंगे, परिवहन, संचार, व्यापार, विश्व में ये पूछेगा। और फिर उसके बाद मानव के ऊपर आ जाएगा, मानव है ना, विश्व जनसंख्या पे, विश्व जनसंख्या में वितरण, घनत्व तथा वृद्धि, विश्व जनसंख्या, और मानव विकास सूचकांक, HDI, मानव विकास सूचकांक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मानव है, जो कुछ भी कर रहा है,
वो गुणवत्तापूर्ण जीवन क्या है जीना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण जीवन जिएगा तो ही क्या कर पाएगा, वो बेस्ट कर पाएगा। ठीक है, इस तरह से उसने 12th लेवल में क्या किया, पृथ्वी की बेसिक भौगोलिक जानकारी, वायुमंडल की जानकारी, महासागरों की जानकारी, भारत के भौतिक पहलू, आर्थिक पहलू, मानव से संबंधित जानकारी और सब मानव भूगोल से संबंधित जानकारी पूछनी चाहिए। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, ये पूछना। मतलब भौतिक और मानव दोनों पहलुओं को कवर किया। अब वो और क्या चाहता है 12th लेवल में आपसे पूछना कि साहब ये सब तो पूछ लिया, राजस्थान उसने 12th लेवल में नहीं पूछा, तो उसने प्राकृतिक में विश्व के बारे में, भारत के बारे में पूछ लिया 12th में, राजस्थान नहीं पूछा। और मानव भूगोल की परिभाषा, विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, ये पूछ ली। अब इन सब के साथ उसने आर्थिक पहलू में भी विश्व के अंदर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र पूछ लिया, और भारत के अंदर, राजस्थान नहीं पूछा उसने 12th लेवल पे, भारत के अंदर जनसंख्या के साथ साथ कृषि, प्रमुख फसलें, आपके खनिज के बारे में, आपके प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वो आर्थिक पहलू पूछ लिया। अब 12th में ही और क्या पूछना चाहता है, 12th में बस वो मानचित्रावली के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता है। 12th लेवल में वो चाहता है लास्ट चीज़ 12th में कि साहब हमें मापनी क्या होती है, आपके प्रक्षेप क्या होते हैं, जीआईएस सिस्टम क्या है, मीन मोड मीडियन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कोरिलेशन क्या है, ये बताओ। कोटि सहसंबंध क्या होता है, ये थोड़े से गणितीय विधियाँ हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमारे गणित के सर हैं, वो आपको थोड़ा सा माध्य मोड, जिसको ना मीन मोड मीडियन, माध्य माध्यिका, है ना, बहुलक, ये बताएंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, कोटि सहसंबंध वगैरह, इनकी चर्चा करेंगे। एक तरह से ये कह सकते हो कि भूगोल के अंदर जो गणितीय विधियाँ हैं वो बता देंगे। अच्छा, मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, मेरे द्वारा आपको इसमें मापनी की चर्चा की जाएगी, प्रक्षेप की चर्चा की जाएगी, प्रक्षेप क्या होता है, कैसे बनाते हैं, और जीआईएस सिस्टम, आजकल आपने देखा है स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, किस प्रकार हम सैटेलाइट से चीज़ों का संग्रहण करते हैं, सैटेलाइट को देखते हैं, उसकी सहायता से वायव चित्रण कर रहे हैं, किस प्रकार उससे सैटेलाइट का उपयोग करते, वायव चित्रण से हम भूगोल में मानचित्र कला में उपयोग कर रहे हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो 12th लेवल तो बहुत सरल है, इसमें पृथ्वी की बेसिक जानकारी, आंतरिक संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टान से लेकर प्लेट विवर्तन तक पूछ रहा है, और अपर्दन के कार्य पूछ रहा है, वो भी पवनों के और किसके, पवनों के साथ नदी जल के और हिमानी के। वायुमंडल में संगठन संरचना पूछ रहा है, संगठन संरचना के साथ सौर्य तप पूछ रहा है, और सौर्य तप के साथ क्या पूछना चाह रहा है, वो आपके हीट बजट, और साहब इसके साथ साथ विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश। महासागरों के अंदर नितल के उच्चावच पूछ रहा है, लवणता पूछ रहा है, ज्वार पूछ रहा है, और उसके साथ हमसे क्या पूछना चाहता है महासागर के अंदर, वो चाहता है कि साहब थोड़ा सा महासागर के पहलुओं में हमें क्या बताओ, धाराएं बता दो। भारत के भौतिक पहलू, आर्थिक पहलू, मानव भूगोल भी पूछ रहा है, और मानव भूगोल के सिद्धांतों से जुड़े हुए क्षेत्र के बारे में पूछना चाहता है। ठीक है, और फिर साहब थोड़ा सा कार्टोग्राफी के बारे में पूछना है। तो आप कहोगे सर मोटा मोटा 12th के अंदर विश्व की, भारत की भौतिक और मानवीय पहलू और एक कार्टोग्राफी, बस ये पूछ रहा है 12th लेवल में। राजस्थान उसने 12वीं में नहीं पूछना चाहे। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जब आपने अच्छे से बता दिया तो एक काम करो यूजी लेवल भी बता दो, पर मुझे बताओ कि इन सब में कितना क्वेश्चन आएगा। तो आप कहोगे सर इनमें से 55 क्वेश्चन आएंगे, 55 × 2 मतलब 110 नंबर हमारे इसमें, पूरे 110 नंबर आ सकते हैं अगर आप ध्यान से आराम से पढ़ो, बिल्कुल हाथों में, बिल्कुल ऐसे। आप कहोगे सर कर लेंगे हम, क्योंकि सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना है तो साहब उसके अंदर सामान्य वर्गीकरण है, वान डी ग्राट का वर्गीकरण है, वान डी ग्राट वर्गीकरण के साथ साथ आप एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण, सियाल, सीमानिफे भी देखोगे तो आराम से कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब 12th के बाद नेक्स्ट लेवल क्या पूछता है, वो कहता है साहब ग्रेजुएशन लेवल। अब ग्रेजुएशन लेवल में भी क्या करेगा, वही तरीका वही है, विश्व, भारत और राजस्थान। अब इसमें देखें क्या पूछना चाहता है, तो ये सबसे पहले विश्व में जो भौतिक स्वरूप है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें क्या पूछना चाहता है, उसमें पूछना चाहता है आइसोस्टेसी, मतलब एक लेवल ऊपर चला कि जो पृथ्वी की सतह है वो अपने आप को संतुलित कैसे कर रही है, अर्थात भू संतुलन पूछना चाहता है, भू संतुलन। तो अब आप क्या हेडिंग डाल सकते हो, ग्रेजुएशन, स्नातक स्तर। स्नातक स्तर में उसने मेंशन भी कर दिया भौतिक ज्योग्राफी। ठीक है,
भू संतुलन, भू संतुलन के साथ साथ पृथ्वी की गतियां, अर्थ मूवमेंट्स, आपके पृथ्वी की गतियां, मूवमेंट्स, गतिविधि। गतिविधि का मतलब ये नहीं है कि साहब हम जो वो पढ़ें मूवमेंट्स के अंदर पृथ्वी की जो गतियां हैं कि साहब घूर्णन परिक्रमण, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर सतह के ऊपर भी गतिविधियां होती है, भ्रंश वगैरह होते हैं, वलन वगैरह होते हैं, उनको भी क्या है पढ़ना है, दोनों पहलुओं को कवर करना है। ठीक है, फिर इसके साथ क्या है, भौतिक में यही पढ़ेंगे। सतह के ऊपर उसने क्या किया, आंतरिक संरचना 12th में, भौतिक रूप में उसने क्या करा, केवल भू संतुलन, एरी प्राट वगैरह के सिद्धांत, और फिर साहब आपके पृथ्वी की गतिविधियों के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें घूर्णन वगैरह ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, परिक्रमण पढ़ना ही पढ़ना है, पर थोड़ा सा भ्रंश के साथ साथ आपको क्या भी पढ़ना है, वलन वगैरह, कैसे पृथ्वी पे मूवमेंट चल रहा है, किस तरह से सतह का निर्माण हो रहा है, वो सब पढ़ना है। अच्छा, इसके साथ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रतिलोमन, मतलब वायुमंडल में तापमान का प्रतिलोमन पूछ रहा है। प्रतिलोमन का मतलब क्या होता है कि साहब ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो जाता है वायुमंडल में, पर कई बार तापमान बढ़ जाए तो उसके कारण, तो आप कहोगे सर इसका मतलब वायुमंडल सामान्यतः 12th में पूछ लिया, पर उसमें क्या है ऊपर। अच्छा, हम कई बार ऐसे भी करते हैं कि पूरा जैसे वायुमंडल का टॉपिक एक साथ भी कवर करवा देते हैं, है ना, और कई बार हम क्या 12th लेवल पे भी कवर कराते हैं, पर टॉपिक कवर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत करो। अच्छा, वायु तापमान के प्रतिलोमन के अलावा प्रेशर बेल्ट, ये वायु दाब पेटियाँ, वायु दाब पेटियाँ, ठीक है, वायु दाब पेटियाँ, ओके। फिर विंड सर्कुलेशन, पवने, विश्व में जो पवने हैं, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, उन सब का, और सब क्लासिफिकेशन ऑफ जलवायु वर्गीकरण, उसमें तो सामान्य था, इसमें कोपेन और थॉर्नवेट का, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, ये है, ये वायुमंडल में पूछना चाहता है। महासागर में क्या पूछना चाहता है, ओशियन डिपॉजिट, महासागरीय जमाव, क्या क्या महासागर में जमाव है, प्रवाल भीतियां, प्रवाल भीतियां, भीति, अटॉल्स वगैरह, अटॉल भी उसी के रूप में भीतियों के साथ ही है, तो भीतियों के 3 प्रकार होते हैं, है ना, अवरोधी होता है, वलयकार और आपके अटॉल्स, तो उस रूप में आता है। तो भौतिक रूप में जैसे 12th के अंदर आंतरिक संरचना वगैरह था, ग्रेजुएशन लेवल में उसने भू संतुलन कर दिया और पृथ्वी की गतियाँ कर दी, वायुमंडल के अंदर प्रेशर बेल्ट, पवने कर दी, तापमान का प्रतिलोमन कर दिया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और महासागर के अंदर जैसे ही हम आए तो आपके जमाव, प्रवाल भीतियाँ पूछ रहे हैं, और जलवायु वर्गीकरण वैसे 12th में भी है, पर वो सामान्य वर्गीकरण है, इसमें कोपेन और थॉर्नवेट को क्या है पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या पूछना चाहता है, जैसे भौतिक हो गया ग्रेजुएशन में, फिर वो पूछना चाहता है मानव भूगोल, मानव भूगोल में मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब जो विचारधारा है नए, मानव भूगोल की जो नई विचारधारा है, पहले तो परिभाषा वगैरह वो सब कर ली थी, और उस विचारधारा के साथ जो नए विचारधारा में नए नए पहलू आए हैं, नए नए पहलू कौन कौन से आए हैं, नए नए पहलू आए, संभववाद, संभववाद, मानव विचारधारा में संभववाद, निश्चयवाद, कौन सा वाद, निश्चयवाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, ये सब पढ़ना है। इन सब के अलावा मानव एक स्थान से दूसरी जगह पे जा रहा है, प्रवास के कारण और प्रकार, और इन सब के साथ ग्रेजुएशन लेवल पर विश्व की जनसंख्या नहीं पूछना चाह रहा, वो कह रहा है कि विश्व की प्रमुख प्रजातियां बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख प्रजातियों का वितरण, प्रमुख प्रजाति, तो प्रमुख प्रजाति का मतलब क्या हो गया, जैसे निग्रो प्रजाति है, कॉकेसस प्रजाति है, मंगोल प्रजाति है, इन सब के बारे में क्या करना चाहता है, वो पूछना चाहता है, ठीक है। नमस्कार बाबूलाल जी, स्वागत आपका। देन तो जैसा कि आप देखोगे तो साहब बड़ा मज़ेदार पहलू है कि 12वीं तक का लेवल अलग हो गया, ग्रेजुएशन में थोड़ा सा लेवल क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है, पर तरीका वही है, भौतिक पृथ्वी पे
वायुमंडल के बारे में और महासागरों के बारे में। उसके अलावा मानव भूगोल के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में वो पूछना चाहता है। पर यहाँ प्रजातियाँ पूछेगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र 12वीं लेवल पे पूछता है। यहाँ नवीन विचारधाराओं में संभववाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद को क्या करता है, पूछ लेता है। प्रवास पूछ लेता है, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान। मतलब आप ये कह सकते हो कि साहब जैसे कृषि कार्य कर रहा है, उद्योग कर रहा है, वो बेसिक लेवल 12 तक हो गया। उसके बाद दूसरे लेवल पर आ गए तो साहब वो मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो प्रवास कर रहा है, उसके सिद्धांत जो है रेवेस्टिन का सिद्धांत वगैरह काफ़ी पूछता है माइग्रेशन के अंदर, ठीक है। ली का मॉडल पूछ लेता है, ठीक है। तो उनको अच्छे से अपन को पढ़ना है, ओके। तो अब आप कहोगे सर अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये पहलू है, ऐसे ऐसे करना है, 12th में ये लेवल है, ग्रेजुएशन में ये लेवल है। अब जैसे मानचित्र, कला, प्रक्षेप वगैरह ये सब हो गया 12वीं में, ये ग्रेजुएशन में वो नहीं पूछना चाह रहा। बात समझ में आ गई आपको? चलो फिर साहब आर्थिक भूगोल के अंदर प्राकृतिक रिसोर्सेस और उनका वितरण, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधन एवं वितरण। अब आप कहोगे सर इसमें क्या पढ़ना है? इसमें बेसिक, जैसे नदियाँ वगैरह बेसिक है, झीलें हो गई, इसके अलावा खनिज हो गए, प्राकृतिक संसाधन जो है उनके वितरण। तो वो खनिज वगैरह जल संसाधन है या प्रमुख मृदा है विश्व की, उन सबको क्या है आपको पढ़ना होता है थोड़ा थोड़ा। विश्व में कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, प्रमुख नदियाँ कहाँ हैं, प्रमुख झीलें कहाँ हैं, मीठे पानी की, खारे पानी की, वो सब, और प्रमुख खनिज कहाँ कहाँ विश्व में मिलते हैं वो पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक कार्य इन्हीं संसाधनों पर ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो आपके कौन सा पॉइंट हो गए? प्राकृतिक संसाधन और वितरण। और उसी के साथ वो पूछना चाहता है एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पृथ्वी के कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश के बारे में चर्चा करना। ये वॉन थ्यूनेन का जो है कृषि वर्गीकरण भी क्या करना चाहता है, पूछना चाहता है। और विटलसी के द्वारा जो 13 प्रकार के कृषि प्रदेश बताए गए हैं उनके बारे में वो पूछना चाहता है, ठीक है। कृषि प्रदेश के साथ साथ औद्योगिक प्रदेश भी पूछता है। विश्व के औद्योगिक प्रदेश प्रमुख, जैसे अमेरिका में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं, यूरोप में कौन से हैं, जापान में कौन से हैं। जापान में कई बार आया है, क्वांटो का मैदान, किनकी का मैदान। ग्रेट ब्रिटेन में कई बार पूछा है, लंकाशायर क्यों प्रसिद्ध है, डर्बीशायर क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। अमेरिका के अंदर मेसावी क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, अमेरिका के अंदर जो पिट्सबर्ग क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो विश्व के मेन औद्योगिक क्षेत्रों पर क्वेश्चन पड़ता है। रूस के अंदर वोल्गा क्षेत्र काफ़ी है, मैग्निटोगोर्स्की काफ़ी फेमस। अभी यूक्रेन चल रहा है ना, तो यूक्रेन के अंदर ही आपके कौन सा आ जाता है, क्रिवॉय रॉग, निजनी निक्रोपॉल जो है, डॉनबास कोयले का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो पढ़ना होता है। तो अब आपको कि सर ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा उसने लेवल तो अप कर दिया, भौतिक में भी, मानव में भी और आर्थिक पहलुओं में भी, ठीक है। अब जैसे ही आपने ग्रेजुएशन का ये पार्ट देखा, इसी में ग्रेजुएशन में मानचित्र कला की जगह पर थॉट पहलू को क्या कर देता है, जोड़ देता है। मतलब मानचित्र को तो उसने 12th में शामिल किया, पर जो थॉट है, विचारधारा, भौगोलिक विचारधारा, उसको और राजस्थान भूगोल को किस में जोड़ देता है, ग्रेजुएशन। भारत के भूगोल को 12th में रखता है और राजस्थान ज्योग्राफी को ग्रेजुएशन में शामिल कर देता है। तो थॉट में मतलब विचारधारा, थिंकर, भौगोलिक विचारधारा। अब इसकी परिभाषा बतानी है, क्षेत्र बताना है, परिभाषा, जिसमें भूगोल की ही परिभाषा आ जाएगी, क्षेत्र आ जाएगा, देन प्रकृति आ जाएगी, क्या प्रकृति है भूगोल की, और उद्देश्य क्या है भूगोल का, ये सब बताना, ठीक है। विशेषकर ग्रीक और रोमन भूगोल, ग्रीक कौन, यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान, यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान, और रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। कौन कौन? आपने नाम सुना होगा, होमर, थेल्स, एनेक्साइमाइंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, पोसिडोनियस वगैरह, स्ट्रैबो, टॉलमी वगैरह, ये सब पढ़ना है। कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ और क्या इनका योगदान रहा, वो सब पढ़ना है, ठीक है। उन सबको करने के साथ आधुनिक समय में हम्बोल्ट का योगदान, हम्बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर का योगदान, देन रेडजेल, हार्टशॉन का योगदान, हटिंगटन,
हंटिंगटन का योगदान, विडाल डी ला ब्लाश का योगदान और कार्ल और सौर का योगदान, इन सबको पढ़ना है। तो आधुनिक भूगोलवेताओं में कौन कौन? आधुनिक भूगोलवेताओं में हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, हार्शॉन, कार्ल और सौर, इन सबको हमको क्या है देखना है। और ब्लास तो मानव भूगोल में बड़ा इंपॉर्टेंट है ही, तो उसका भी अध्ययन करना है। तब आप कहोगे सर इसका मतलब ग्रेजुएशन लेवल के अंदर विश्व की भौतिक, जलवायु, महासागरीय पहलुओं के साथ साथ एग्जामिनर ने क्या करा, विश्व के मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल पहलुओं के साथ वैचारिक भूगोल को भी शामिल कर लिया, थॉट को भी शामिल कर लिया। ठीक है, कार्टोग्राफी को उसने 12th लेवल तक पूछ लिया। इसके अलावा भारत को 12th में पूछ रहा है, राजस्थान को ग्रेजुएशन में पूछ रहा है। राजस्थान के अंदर भौतिक स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, मृदा, सिंचाई भी पूछी उसने। क्या भी पूछी? सिंचाई। प्रमुख फसलें भी पूछी, फिर प्रमुख खनिज भी पूछे, प्रमुख उद्योग भी पूछे, और वही जनसंख्या का वितरण, घनत्व, मरुस्थलीकरण, ये भी पूछा, मरुस्थलीकरण। और एक आजकल फैशन में चल रहा है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, जो 10 है, कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, इनके बारे में भी चर्चा करता है। ठीक है, तो 12वीं में तो आपको क्या पढ़ना है? इंडिया, और साहब ग्रेजुएशन में क्या पढ़ना है? राजस्थान। अब आप कहोगे सर दोनों सेक्शन से 55 110 क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। भौतिक, जलवायु और हमारे महासागर विज्ञान के साथ मानव भूगोल, थॉट, कार्टोग्राफी, भारत और राजस्थान, ये कवर हो जाता है 12th ऑफ ग्रेजुएशन में, दोनों में। तब आपको सर 10 क्वेश्चन काहे में? पीजी लेवल में। तो 10 क्वेश्चन पीजी लेवल पे क्या है? ये एडवांस लेवल है, ये ज्योग्राफी का एडवांस है, केवल 10 ही क्वेश्चन है। केवल कितने क्वेश्चन? 10, पीजी लेवल। इसमें क्या है? थॉट, विचारधारा में नई चीज, जैसे डुअलिज्म, द्वैतवाद। अब आपको द्वैतवाद क्या कि सब प्रकृति इंपॉर्टेंट है, द्वैतवाद कि मानव इंपॉर्टेंट है ना, सामान्य भूगोल की विशिष्ट भूगोल। ठीक है, ऐसे द्वैत है कि भाई ये पहलू की ये पहलू, विचारधारा का। द्वैतवाद के साथ व्यवहारवाद, व्यवहारवाद क्यों? व्यवहारवाद क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आजकल आप देख रहे हो नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब हो गया। कोई मॉडल इंसान स्वीकार करता है, कोई मॉडल स्वीकार नहीं करता, उसको पूछना चाहता है। 10 नंबर, 10 क्वेश्चन ही आएंगे 20 नंबर के। ठीक है, फिर रीसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी और डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। भूगोल का विकास भारत में भूगोल का विकास। तो भारत में भूगोल का विकास मतलब कहाँ से हमने शुरुआत करी भारत में भूगोल को पढ़ाने की? यूजी लेवल में भूगोल कहाँ पढ़ाया, पीजी में कहाँ पढ़ाया, अलीगढ़ स्कूल क्या है, बंगाल स्कूल क्या है, नगरीय भूगोल के बारे में कहाँ चर्चा हुई है, आपके जनसंख्या भूगोल में कहाँ चर्चा हुई है, इन सब के बारे में क्या है वो पूछना चाहता है। ठीक है, थॉट आ गया। फिर भौतिक जो भूगोल था, भौतिक भूगोल के बारे में वो चर्चा करेगा। और भौतिक भूगोल के बारे में फंडामेंटल कंसेप्ट, बेसिक अवधारणा, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में कोई क्वेश्चन कम है तो थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी की बेसिक अवधारणा है ना, मूलभूत अवधारणा पढ़नी, मूलभूत अवधारणा, जिसमें स्लोप इवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढाल का विकास, और फिर एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग, मतलब भौगोलिक मानचित्रण का उपयोग, कि कहाँ पर हम भौगोलिक मानचित्रण को उपयोग कर सकते हैं, किसकी अवधारणा है वो। और फिर एक एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी, पर्यावरण भू आकृतिक पहलू, ये पूछता है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में थ्योरीज ऑफ प्लांट लोकेशन, मतलब औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, औद्योगिक अवस्थिति, कहाँ पर कौन सा उद्योग बनेगा, स्थापित होगा, वो सिद्धांत। ये वेबर का है, किसका है?
वेबर का है। और लीस्ट कॉस्ट थ्योरी है ये लॉस्क की है। ये किसकी है? लॉस्क की लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। और इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक मतलब भारत के आर्थिक प्रदेश। तो वो जो भारत के आर्थिक प्रदेश है तो उसमें भारत के जो 8 औद्योगिक प्रदेश है उनको पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट है इसमें अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी। कौन सा? अर्बन। ऐसे होने में 2-4 और है। नगरीय भूगोल, जिसमें नगरों की उत्पत्ति वृद्धि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक समय में। और अमलैंड प्रिंसिपल ऑफ टाउन। अमलैंड होता है कि आपके नगर सीमा, नगर प्रभाव क्षेत्र, इसको पढ़ना है। क्योंकि मानव कहाँ रहता है? गाँव में, नगर में रहता है। तो उन नगरों का एक क्षेत्र से दूसरे नगर तक क्या विस्तार है, उनके बारे में। ये पीजी लेवल पर, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा वो कृषि भूगोल में वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, हरित क्रांति, भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंस एंड इट स्कोप इन इंडिया, मतलब कृषि वानिकी का भारत में विकास, एडवांस लेवल हो गया। ऐसे ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी में थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, खासकर माल्थस और अनुकूलतम सिद्धांत और भारत की जनसंख्या नीति पे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? लास्ट चीज क्या पूछता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल का विकास, कैसे राजनीति, क्योंकि आजकल क्या है, कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अगर हम देखें तो देश राज्य बन गए, तो एक क्षेत्र अलग है, दूसरा क्षेत्र अलग है, तो ये राजनीति जिसमें सीमा और सीमांत है ना, जिसमें सीमा और सीमांत, फ्रंटियर, सीमा है ना, ये वो सीमा नहीं है जो आप सोच रहे हो ये हाँ वो वाली सीमा नहीं है, ये बाउंड्री और सीमांत है। इसके अलावा मैकाइंडर की थ्योरी, मैकाइंडर हार्टलैंड थ्योरी कहते हैं, बफर जोन, इन सबको। और बीएस जोन साहब की है हमारी कौन सी? यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, कैसे कोई राज्य बनता है उनके बारे में। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, आपके नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, देन भू आकृतिक भूगोल और आपके भौगोलिक चिंतन, इन सब से 10 क्वेश्चन ही वो क्या करेगा? पूछेगा। तो कुल मिला के अगर आप कहो तो आप कहोगे सर इसका मतलब जो आपने चार्ट बनाया उस चार्ट के अंदर प्राकृतिक स्वरूप विश्व, भारत और राजस्थान के पूछते हुए, मानवीय पहलुओं को पूछते हुए, आर्थिक पहलुओं को पूछते हुए थॉट और विचार है। अब इन्हीं में पीजी लेवल में मानवीय आर्थिक में क्या हो गया? नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, इस तरह से कुल मिला के 55 क्वेश्चन 12th में और 55 क्वेश्चन आपके किस में? ग्रेजुएशन में पूछते हुए 120 क्वेश्चन टोटल पूछेगा इन तीनों सेक्शन से। अब आपको सर कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे अध्ययन करना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, उसका भी पढ़ाई करते रहेंगे और पता ही नहीं चलेगा हम कब सिलेक्शन ले लिए। तो इसी के साथ नेक्स्ट सत्र में, नेक्स्ट पहलू में मैं आपके मिलता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा सत्र। अच्छा लगे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। नए सत्र में फिर क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।